हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। मोशन ऑफ अर्थ, जहां हम लोग उत्तरी अयनात दक्षिणी अयनात के बारे में जानेंगे। विषुव क्या होता है, कोरियोलिस बल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, दक्षिणी ध्रुव पे कब 6 महीने की दिन और रात होती है, उत्तरी ध्रुव में कब गर्मी पड़ती है, कब ठंडी पड़ती है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की गतियां होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बता दूं, पृथ्वी की जो गतियां हैं मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। ये को हम घूर्णन गति कहते हैं और दूसरे को परिक्रमण गति कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, घूर्णन गति जो होती है उसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे की होती है, लगभग 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो इसे हम लगभग में 24 घंटे ले लेते हैं। दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। परिक्रमण गति में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की एक चक्कर पूरा करती है। और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी कितना समय लेती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। दोस्तों, कहीं कहीं ये दिया गया होता है 46 मिनट और 47.5 सेकंड। तो बहुत सारी चीज़ों में कहीं कहीं अंतर आ जाता है। दोस्तों, मैंने जो पढ़ा हुआ है अपने बुक के माध्यम से, NCERT बुक को कवर किया है, तो वहाँ से मुझे 48 मिनट और 47.5 सेकंड मिला हुआ है। हालांकि ओल्ड NCERT जो थी उसको मैंने पढ़ा हुआ है, न्यू वाले का मैंने अध्ययन नहीं किया है। तो दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। इसको आपको केयर नहीं करना, आपको केयर करना, आपको ये याद होना चाहिए कि 365 दिन और 6 घंटे इसको लगभग माना जाता है। तो आपको ही याद रखना है दोस्तों, 365 दिन और 6 घंटे लगभग होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर देता हूं दोस्तों, उसको हो सकेगा तो आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो 365 दिन और 6 घंटे होता है, इसके आधार पर पृथ्वी में हम लोग 3 वर्षों की तुलना करते हैं। इसमें 3 प्रकार के वर्ष की हम गणना करते हैं। एक को हम बोलते हैं लीप वर्ष, एक को हम बोलते हैं सौर वर्ष और एक को हम बोलते हैं कैलेंडर वर्ष। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम कैलेंडर वर्ष जानते हैं क्या है। जब दोस्तों ये 365 दिन 6 घंटे का जो अवधि होती है, जिसमें हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना, इसको जब कैलेंडर में केवल 365 दिनों में ही दर्शा दिया जाता है, तो इसको हम कैलेंडर वर्ष कहते हैं दोस्तों। और पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा जिस टाइम में करती है, यानी हमने लगभग कितना लिया था, 365 दिन और 6 घंटे, तो 365 दिन और 6 घंटे को दोस्तों हम नाम देते हैं सौर वर्ष का। चूंकि ये सूर्य की परिक्रमा इतने दिनों में कर रही थी, तो इसको सौर वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष मीन्स क्या होता है दोस्तों, चूंकि हमने कैलेंडर वर्ष में 365 दिनों को लिया था, हर 4 साल में 365 दिन के बाद जो 6 घंटे होता है, ये चूंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो हर 4 वर्ष में ये जो 6 घंटे बढ़ते हैं, ये एक दिन साल में बढ़ जाता है। और जब एक दिन साल में बढ़ जाता है, तो ये जो लीप वर्ष होता है, इसमें जो वर्ष हो गया वो 366 दिन का हो गया, यानी कि 366 दिन का हो जाता है। और जब 366 दिन का होता है, तो इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। दोस्तों, लीप वर्ष ज्ञात करने की सबसे अच्छी तकनीक है कि जो दिया गया सन है, मान लीजिए पूछा जाए कि 2018 2020 में से कौन सा लीप वर्ष है, तो चुपचाप इसमें आप 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर अगर शेषफल नहीं बचता है, शेष नहीं बचता है, तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर शेष बचता है तो लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 2 वर्ष है, निकालना है 2018 को, तो 4 पचे कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पे 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 8 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 चौके 16। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2
क्या आ रहा है, शेष बच रहा है। और जब 2 शेष बचेगा दोस्तों तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। वही मैंने 2020 लिखा हुआ था, 2020 का 4 में आप भाग देंगे तो 4 पच्चे 20 कट गया, 0 उतार दिया, 4 पच्चे 20। अब देख रहे हैं ये पूरी तरह से कट जा रहा है, कहीं शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि 2020 जो होगा, ये जो वर्ष चल रहा है लीप वर्ष होगा दोस्तों। हर 4-4 साल के अंतराल पे लीप वर्ष आता है। तो ये भी याद रखिएगा लीप वर्ष क्या होता है, सौर वर्ष क्या होता है और कैलेंडर वर्ष क्या होता है। कैलेंडर वर्ष का मतलब जो कैलेंडर में छपा होता है दिन, ठीक 365 दिन। सौर वर्ष का मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाली जो समय अवधि होती है। और लीप वर्ष का मतलब हर 4 साल के अंतराल पे जो हम 4 से डिवाइड करें और शेषफल ना बचे उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों अब एक चीज़ गौर करिएगा कि ये जो घूर्णन गति होती है दोस्तों, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। ठीक है, और जब इसी घूर्णन गति के कारण दिन रात होंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है इसको हम दैनिक गति कहेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि ये जो परिक्रमण गति होती है, देखिए दोस्तों ये जो परिक्रमण गति होती है इसको मुख्य रूप से हम वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। जब सूर्य की एक चक्कर पृथ्वी पूरी कर लेती है तो 1 वर्ष होता है, इसलिए वर्ष निर्धारित होता है। यहाँ से वर्ष निर्धारित होता है। आशा करता हूँ दोस्तों पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्तों अब आइए एक और चर्चा करते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पे तो उसके केंद्र की ओर, क्या केंद्र की तरफ से एक बल कार्य करता है और इस बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये याद कर लीजिए कि पृथ्वी के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो कोरियोलिस बल होता है ये हमारी पृथ्वी है। और जो पृथ्वी होती है चूंकि ऊपर से क्या होती है दोस्तों, ये थोड़ी सी चपटी होती है, ये इस प्रकार होती है, चपटी है ना। पृथ्वी का जो हमारे आकार है वो कैसा है दोस्तों, अगर प्रश्न आए तो हमेशा कहिएगा भूआभ। भूआभ मीन्स क्या होता है कि ऊपर चपटी और किनारे किनारे साइड में क्या होगी, चौड़ी होगी, लंबी होगी। तो इसको भूआभ की आकृति कहते हैं दोस्तों, इसको याद करिएगा। तो जो हमारी पृथ्वी है ना दोस्तों, ये क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, आपको पता होगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों इस कोरियोलिस बल का हमारे पृथ्वी पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। और वो फर्क क्या है दोस्तों, हमारे शब्द को सुन के आप नोट्स क्रिएट करिएगा। ये वाला जो टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो कोरियोलिस बल होती है, इस कोरियोलिस बल के कारण ही जो हवाएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं दोस्तों, दाईं ओर चलती हैं। कहाँ चलती हैं, दाईं ओर चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ये बाईं ओर चलती हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो घूर्णन करने के कारण एक बल कार्य करता है, इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। और इस कोरियोलिस बल के कारण हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो बहती हैं, किस, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो घूर्णन गति का हमारे पृथ्वी पे एक सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ा, घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पे हवाएं चलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में किस ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप नोट कर लीजिएगा कि कोरियोलिस बल के कारण ही पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं। और कोरियोलिस बल उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न अगर मान लीजिए पूछा जाए कि
कोरियोलिस बल क्यों उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है, और घूर्णन करने के कारण जब कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है तो कोरियोलिस बल हवाओं का निर्धारण करता है कि हवाएं किधर से किधर की ओर बहेंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों थोड़ा सा और केयर करिएगा। ये देखिए, अब ये कोरियोलिस बल को सबसे पहले इसका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था फेरल। अच्छा, फेरल ने इसको सबसे पहले अध्ययन में लाया, इसीलिए इस कोरियोलिस बल को हम फेरल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसको दोस्तों फेरल का नियम कहते हैं। फेरल का नियम, अब फेरल के नियम को थोड़ा सा डिफाइन करने का मैं प्रयास करता हूँ। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो एक बल उत्पन्न होता है। इस बल से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहती हैं। दोस्तों इस नियम को प्रतिपादित किसने किया? सबसे पहले अध्ययन किसने किया? फेरल ने किया। इसलिए इस नियम को फेरल का नियम कहते हैं, और एक घूर्णन के कारण ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ पूरी तरह से आपको घूर्णन गति समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो आप मिनट वाला याद कर लीजिए, 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ पूरा घूर्णन गति आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम परिक्रमण को समझते हैं। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात का बड़ा होना किस गति पर निर्भर करता है? तो लोग अक्सर घूर्णन गति बना देते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं कि दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति का मतलब होता है दिन रात होना, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिन और रात होना ही ये घूर्णन गति निर्धारित करता है, ना कि दिन और रात का बड़ा होना। दिन और रात का बड़ा होना जो होता है वो परिक्रमण गति पर निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती, इस तरह नहीं करती है दोस्तों, इस प्रकार से करती है, इस प्रकार से, ना कि ऐसे। कुछ लोग कहते हैं ऐसे करती है, नो दोस्तों ऐसे नहीं करती है, ऐसे करती है, यूं। तो ये इस कंडीशन में करती है, ठीक है दोस्तों। इस कंडीशन में होता क्या है कि पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने के कारण और इसका झुकाव जो 23.5 डिग्री पर है, इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दिन और रात का, दिन रात का बड़ा व छोटा होना इसी पर निर्भर करता है। किस पे? परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। दोस्तों अगला चीज बता दूं, पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, पृथ्वी पर मौसम जो मौसम परिवर्तन होता है ये भी परिक्रमण गति के कारण होता है। एक चीज आपको और बताऊंगा कि ये जो परिक्रमण गति होती है, इस गति में पृथ्वी की जो गति होती है ये अपेक्षाकृत घूर्णन गति की बहुत तीव्र होती है। ये लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको घूर्णन गति और परिक्रमण गति पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए एक बार रिकॉल कर देते हैं। घूर्णन गति को हम मुख्य रूप से दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं, यानी कि रोटेशन। इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो रोटेशन बोलते हैं, इसको रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, रिवॉल्यूशन। तो अब परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति कहते हैं क्योंकि वर्ष निर्धारित होता है। इसको दैनिक गति कहते हैं क्योंकि यहाँ से दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। लेकिन दिन और रात की अवधि का बड़ा और छोटा होना किस पर निर्भर करता है? ये आपके परिक्रमण गति पर निर्भर करता है, यानी कि वार्षिक गति पर निर्भर करता है दोस्तों। पृथ्वी पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल कोरियोलिस बल होता है, जिसके कारण जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी पर गति करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। और दिन और रात का बड़ा होना, मौसम का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें परिक्रमण गति पर
निर्भर करती है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करती है, और निश्चित तौर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए।